हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोगों का स्टडी कैसा चल रहा है। जल्दी से सब स्टूडेंट्स को बताना है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। यानी जिन लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है अच्छे से उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम्स में समय नहीं रह गया है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि बीसीसी का जो है वो एग्ज़ाम अब 10 और 11 तारीख को होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 1 तारीख से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो अब जो डीसीसी का है उसका भी जो है अब जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाला है, जल्द ही नोटिस आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अब डबल मेहनत करने लगिए। ठीक है, यानी जो लोग अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको अब डबल मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अब आपको मेहनत करना ही होगा। ठीक है, और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना तैयारी स्किप ना करें। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग 2017 का जो पेपर है जीके का वो देखेंगे। ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने ये पेपर 2017 का जीके का देख लिया है वो सब स्टूडेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरा प्रत्येक वीडियो देखते हो उससे एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस का तो कम से कम फ़ायदा हो। और ये होगा, कब होगा देख लेना, मैं प्रूफ करवा कर दिखा दूंगा कि मेरा जितने भी वीडियोस होते हैं उसमें क्वेश्चंस तो कम रहते हैं, बट मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ बता देता हूँ ना उसी में से जो है क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं 100% इस चीज़ का बोल सकते हो, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था, आप ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं इसीलिए बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप लोग जो है नोट्स बना कर पढ़िए, क्योंकि जीके है। ठीक है, ये जीके सब्जेक्ट ऐसा है ना, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चंस एग्जामिनर डाल सकता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करता हूँ। यानी मैंने जो चीज़ें पढ़कर सिलेक्शन लिया है, जो कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं वही चीज़ जो है उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और वही चीज़ बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखना मैं जितना भी पढ़ा देता हूँ वो आपके एग्ज़ाम पास करने के लिए सफिशियंट है। तो मैं बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं जितना पढ़ा देता हूँ उसी पर फोकस कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है वाईफाई, यानी वाईफाई का क्या अर्थ होता है। आप लोग वाईफाई यूज करते हो ना, नेट ख़त्म हो जाता है, डेटा ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग बोलते हो ना अपने भाई या बहन से या फिर किसी भी रिश्तेदार से कि भाई अपना वाईफाई जो है ऑन कर दो। तो उसी का जो है फुल फॉर्म बताना है। जल्दी से बताइए वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गाइस वायरलेस फिडेलिटी, दूसरा ऑप्शन है वायरलेस फैसिलिटी, तीसरा ऑप्शन है वायरलेस फैमिली और चौथा है वायरलेस फ्रीक्वेंसी। जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी वायरलेस फिडेलिटी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब किसी को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। अब बताओ, ये क्वेश्चन मैं कल ही आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए फिर से दोबारा लिया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कल का वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखा था कि नहीं, यानी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लोगों का गलत हुआ था, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को फिर दोबारा से रखा हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी से बता दीजिए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो पार्टिकल है वो बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। जल्दी से बताइए, एक अल्फा कण, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन या एक बीटा कण। जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। तो एक प्रोटॉन होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा फिर से आइए समझ लेते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि एक हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक में जो है एक प्रोटॉन होता है और इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है इसकी बाहरी कक्षा में। तो अब बताइए
कौन सा कण बच जाएगा जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देगा, यानी अब इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये खो देगा हाइड्रोजन, तो अब इसके परमाणु में मतलब इसके हाइड्रोजन परमाणु में अब कौन सा कण बच जाएगा, तो बताइए क्या होगा। एक प्रोटॉन ही ना होगा, वही ना बचेगा, बाकी तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो प्रोटॉन ही बचेगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से एक दो चीज़ आप लोग जान लो। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं एक अल्फा कण यानी अल्फा कण का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो अल्फा कण जो होता है ना, ये मुख्यतः हीलियम का नाभिक होता है। इसकी बनावट कैसी होती है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी इसकी बनावट 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्वारा होती है। और रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी में ये कण जो है नाभिक से उत्सर्जित होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, जो मैं बताया आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, अब बताइए एक बीटा कण ये क्या है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो आप लोग को मालूम होगा कुछ रेडियो सक्रियता नाभिक, जैसे आपका हो गया पोटेशियम, है ना, पोटेशियम 40, इससे क्या होता है उत्सर्जित होने वाले जितने भी उच्च ऊर्जा हैं तथा उच्च वेग वाले जो बोल सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को जो है हम लोग एक बीटा कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली आपसे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो जल्दी से बताइए। बहुत ही स्टूडेंट्स ने आज मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था डे में। ठीक है, कि सर प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं तो गोल्डस्टीन दिया रहता है और कहीं रदरफोर्ड दिया रहता है। क्या आपके साथ भी सेम ये सिचुएशन ये हुआ है, जल्दी से बताइए। क्या आप लोग भी इस चीज़ से कंफ्यूज हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले जल्दी से बताइए, आप भी इस क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज थे पहले से, तो चलिए अब मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इसका जो आंसर होता है आप लोग गोल्डस्टीन देते हैं, है ना, गोल्डस्टीन देते हैं ना, जो कि 100% अपने में सही है ये आंसर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में गोल्डस्टीन न देकर रदरफोर्ड दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन दिया होगा तो रदरफोर्ड नहीं दिया होगा। ठीक है, और अगर रदरफोर्ड दिया होगा तो गोल्डस्टीन नहीं दिया होगा। अगर ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों, अगर आप अब पूछोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों अगर ऑप्शन में दे देगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन मेरी मानो तो ये ऑप्शन में आज तक किसी भी एग्जाम्स में नहीं दिया है दोनों। ठीक है, तो अगर दोनों दे भी देता है ना, तो जैसे मान लो रदरफोर्ड भी दे दिया और गोल्डस्टीन भी दे दिया, तब आपका तीसरा ऑप्शन ये देगा ये तथा भी दोनों, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से मान लो कोई नहीं। ठीक है, तब उस सिचुएशन में जो आपका आंसर होगा ये तथा भी दोनों होगा। लेकिन आप लोग देखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है या कहीं भी कितने एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप लोग उसको अच्छे से एक बार देखना, ये दोनों में से किसी एक ही का नाम दिया होगा। ठीक है, या तो रदरफोर्ड दिया होगा या तो गोल्डस्टीन दिया होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है हम गोल्डस्टीन को देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग गोल्डस्टीन को देते हैं, समझ गए। आई थिंक अब कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1950 से 51 ईस्वी के बीच में, 1967 से 68 ईस्वी के बीच में, या 1970 से 71 ईस्वी के बीच में, या 1974 से 75 ईस्वी के बीच में। सब किसी को आंसर देना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो देखिए गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो तो बुक में देखोगे आप लोग तो 1966 से 67 के बीच में दिया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आप लोग इसके अगल बगल यानी इसके जो नज़दीकी ऑप्शंस है उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जो बगल का ऑप्शन है यानी इसके अगल बगल कौन कौन से दिए हैं, तो 1967 से 68 ईस्वी के बीच में, यानी ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो 1966 से 67 ईस्वी के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए जो है भारत में हरित क्रांति चलाई गई थी, आप लोग को याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है इसी के ऊपर जो रिलेटेड है, यानी बोल सकते हो इसी से रिलेटेड है, पूछ लेता है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए एक बार, जल्दी से सब किसी को बताना है। चलिए ऑप्शन देता हूँ,
MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है वर्गीज कुरियन। जल्दी से बताइए, भारत में हरित क्रांति के रूप में किसको माना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको मानते हैं? MS स्वामीनाथन को या वर्गीज कुरियन को? तो वेरी गुड, यानी MS स्वामीनाथन को हम लोग जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। और वर्गीज कुरियन जो थे ये कौन थे, ये भी आप लोग को जल्दी से बताना होगा। जल्दी से बताइए, वर्गीज कुरियन जो है ये भी जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र के ये जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो वेरी गुड, यानी श्वेत क्रांति, यानी वाइट रिवॉल्यूशन जो हुआ था ना दूध के लिए, तो श्वेत क्रांति के जो जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? वर्गीज कुरियन को जानते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी करते रहो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये तो बहुत ही स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो लो, इतने इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आप लोग जो है इतने टफ क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो जो कि कोई फ़ायदे का ही नहीं होता है। ठीक है, यानी देखो जीके का जो लेवल होता है ना वो बहुत ही ईजी होता है। आप लोग समझ सकते हो, मेरे एग्ज़ाम्स में मैं 2017 में जो एग्ज़ाम दिया था पैरामेडिकल का, उसमें जो जीके पूछा गया था उसमें 20 जीके पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें मैंने 18 करेक्ट किए थे। ठीक है, तो जीके का लेवल बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो, बहुत ही लो लेवल रहता है। तो जीके पे आप लोग उतना ध्यान मत दो। मैं जहाँ तक जानता हूँ तो जीके जो है सब किसी का सही है। ठीक है, यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी पर ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। मेरे कहने का मतलब है अदर्स मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल का मत पढ़ो। बहुत से स्टूडेंट मतलब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं होता है, एग्ज़ाम से बढ़कर वो पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपको पढ़ना ही है, प्रैक्टिस ही करना है तो मैथ्स का कीजिए, साइंस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। ये सब जो है थोड़ा टफ है एज़ कम्पेयर टू जीके। ठीक है, तो मैथ्स का भी एक लिमिट है कि आप लोग इतने चैप्टर पढ़ जाइएगा तो आपका जो है मैथ्स एक भी नहीं छूटेगा। साइंस का भी लिमिट है, इंग्लिश का भी लिमिट है, लेकिन जीके का लिमिट नहीं है। बात सही है, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत ही लो लेवल का पूछता है। आई होप सभी लोग का जीके अच्छा होगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग जो है मेरी रेगुलर वीडियो देखिए, वहाँ पर मैं मतलब बोल सकते हो 80% आपका जीके क्लियर कर चुका हूँ मैं। ठीक है, जीके का वीडियो 25 होगा, यानी 25 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जीके के ऊपर। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मैं क्या क्वेश्चन पूछा था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वेरी गुड, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बता सकते हो आप लोग? जल्दी से बताइए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए? जल्दी से सब किसी को बताना है। मान लो जब ये पूछ लिया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो सब किसी को पता था उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये लगता है ना कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वेरी गुड, कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, इसको भी नोट कर लेना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं। ये भी चीज़ नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपति के बारे में, है ना, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वेरी गुड, 35 वर्ष। इनके लिए भी जो है 35 वर्ष न्यूनतम आयु वर्ष होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रेजेंट के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद है। सब किसी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये पूछ लेता है, ये जो है वीवीआई है आपके लिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इसका 6 वर्ष होता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है ये, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अब क्यों ये पूछ लिया जाता है, इसके पीछे कारण ये है कि बस उपराष्ट्रपति का ही जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। बाकी अधिकतर जो है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जितने भी लोकसभा अध्यक्ष या कोई भी हो, सबका जो है मतलब बोल सकते हो 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। लेकिन एक उपराष्ट्रपति है ऐसे जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किनको देते हैं? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं?
तो वेरी गुड, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति ये किसे देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब यहाँ से लोकसभा के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी नोट कर लेना। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा से बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में रहेगा लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो न्यूनतम आयु है जो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये भी एक पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बता दीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि यदि आप लोग को याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा ना, मैं बताऊंगा तो। जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, यही जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। और राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? तो आप सभी लोग को पता है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है जी? उपराष्ट्रपति होता है। तो अब आप लोग तो जान ही गए होंगे ना कि राज्यसभा का जो पहले सभापति हैं वो कौन थे? तो कौन थे? राधा कृष्णन थे। ठीक है, यानी राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब प्रधानमंत्री के बारे में, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना, नमो जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध लैगून झील यानी चिल्का झील जिसको बोलते हैं किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। जो लैगून झील है जिसको चिल्का झील बोलते हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो वेरी गुड, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी बताइएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से बताइए, भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है और कहाँ पर स्थित है, ये भी बताना है। भारत में जो खारे पानी की झील है ना वो सबसे बड़ी है, वो कहाँ पर स्थित है ये बता दीजिए जल्दी से। तो वेरी गुड, क्या होगा? झील ही है ना, ये याद रखना। चिल्का झील है जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर मैं पूछूं आपसे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में? तो वुल्लर झील है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। भारत के बारे में था इसलिए मैं बता दिया। अब यहाँ पर विश्व के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी मैं विश्व के बारे में भी बता चुका हूँ अपनी एक दो वीडियो में कि विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है, खारे पानी की झील कहाँ है, कौन सी गहरी झील है, कौन सी ऊंची झील है, सब बता चुका हूँ मैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? बताइए, नॉर्वे, जापान, चीन या भारत? सब किसी को इसका आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कौन सा देश है जिसको उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, कौन सा देश है? वेरी गुड, जापान, है ना। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। कौन सा देश है जिसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश के नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए।
कौन सा देश है जिसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश के नाम से जानते हैं? वेरी गुड। कौन सा देश हो जाएगा ये? नॉर्वे, है ना। तो ये भी ऑप्शन में दिया था, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे, बट मैं हूं तो आपको कंफ्यूजन होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। हर क्वेश्चंस को और हर ऑप्शंस को मैं समझाता चलूंगा ताकि आपको दिक्कत कहीं भी ना हो, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? जल्दी से बताइए, सप्ताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या बहिर्मंडल में? जल्दी से बताना है सब किसी को। देखो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा नहीं, मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या है, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से बाद में भी देख लेना ये वीडियो रिपीट करके। आप लोग मेरी वीडियो रिपीट करके भी देखा कीजिए, एक बार में से नहीं होता है कोई भी चीज़। एक बार कीजिएगा तो वो मतलब उतना सक्सेस नहीं होता है, उसको दोबारा से आपको देखना ही होगा, दोबारा से पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। वेरी गुड। यानी संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो आयन मंडल में स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना होगा। अब मैं बात करूँ समताप मंडल की, जिसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो ताप होता है वो समान होता है। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, समताप है ना, इसी से आपको पता चल जाता होगा, है ना। इसमें जो है ताप जो है वो समान होता है, यानी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है। और हवाई जहाज़ जो है ना इसी में उड़ते हैं, सप्ताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज़ जो है वह किस वायुमंडलीय परत में उड़ते हैं? तो किस में उड़ते हैं? सप्ताप मंडल में उड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, मौसमी घटनाएं जितनी भी है ना, जैसे बारिश का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, ये सब किस में होता है जी? तो ये सब क्षोभ मंडल में होता है, और इसका घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस वायुमंडलीय के परत में होता है? तो ये भी जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। याद कर लेना, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किस वायुमंडलीय की परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अब बहिर्मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी लोग को मालूम होगा, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, इसको कंफ्यूज मत होना। तो अब बात कर लेते हैं बहिर्मंडल की, है ना, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, यानी हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है, ये जो है इसी वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, ठीक है। और आयन मंडल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि संचार उपग्रह जो है वो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? तो आयन मंडल में होता है। और इसमें संचार उपग्रह हो गया, है ना, यानी सैटेलाइट हो गया, ये सब इसी वायुमंडलीय स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी चारों जो मैं बता चुका हूँ आपको, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जल्दी से बताइए, पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस? वास्को डी गामा जो है वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस? जल्दी से सब किसी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। ये भारत के कालीकट जो जगह है, जो कि केरल में स्थित है, कालीकट बंदरगाह है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ये वहाँ जो है कब आया था ये भी पूछ लेता है। तो ये आया था 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। और भारत की खोज किसने की थी? तो इसी ने की थी, वास्को डी गामा ने, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। और अमेरिका की खोज किसने की थी? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जल्दी से बताइए, अमेरिका की खोज किसने की थी? सब किसी को बताना है, अमेरिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो वेरी गुड, किसने की थी? कोलंबस ने, है ना। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? अब बताओ, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुका हूँ, है ना, आप लोग को
मतलब बता चुका हूँ। मैं पिछली जीके की वीडियो में आप लोग देखना, मैंने गौतम बुद्ध के बारे में सब चीज़ बता दिया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उन्होंने गृह जो त्याग किया था वो घटना क्या कहलाई, सब चीज़ बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर जो है ईजिली दे दोगे। तो जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? वेरी गुड, किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अब यहाँ पर महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हो जाता है? मृत्यु, है ना। यानी बौद्ध धर्म में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे महापरिनिर्वाण आप लोग को मालूम होता है, जैसे बहुत लोगों को तो पता है कि मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, लेकिन ये वाला जब शब्द आ गया तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जान लो, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण जो है उसको मृत्यु से दर्शाया गया है, यानी इसको मृत्यु कहा जाता है। और एक महाभिनिष्क्रमण है ना, महाभिनिष्क्रमण, इसको क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? तो इसको कहा गया है गृह त्याग। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अब एक कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका मतलब क्या होता है? यानी इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ से कि देखो, क्वेश्चन एक तो पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, यहाँ से मैं सब ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया अफीम युद्ध जो है वो किनके बीच लड़ा गया था? बताइए, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, या ब्रिटेन और जापान? जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, सब किसी का सही होना चाहिए। तो किनके बीच हुआ था? वेरी गुड, यानी ऑप्शन ए, ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था अफीम का युद्ध। ये पता है 2 बार हुआ था। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1839 से स्टार्ट हुआ और 1842 तक चला, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था ना वो 1856 से स्टार्ट हुआ और 1860 तक चला। और ये युद्ध जो है किस कारण हुआ था गाइज? तो ये जो है अफीम व्यापार से संबंधित कुछ विवादें थी जिनके कारण ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का नाम क्या रख दिया गया? अफीम युद्ध रख दिया गया। ठीक है, किन के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दिया करो यार। देखो, आज आप लोगों की वजह से मैं मतलब अभी तक टिका हुआ हूँ, यानी आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो प्यार है वो मुझे काफ़ी मिल रहा है। मेरी वीडियो पे मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना ज़्यादा व्यूवर्स आ रहा है, इतना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, अपना प्यार दिखा रहे हो, इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन फील होता है, जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, प्रत्येक दिन डालता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, मैं आप तक प्रत्येक दिन जो है आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं हर वीडियो में चाहूँगा कि आप मेरा प्रत्येक जो वीडियो देखते हैं उससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रहे, भले ही 2 रहे लेकिन मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।